आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर माता का अंचर। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। उसके पापा थे जो उसे नहलाते थे, उसका ध्यान रखते थे और बच्चा भी अपने पापा से जुड़ा रहता था। बहुत सारी गतिविधियां वो सारा दिन एक साथ करते थे, लेकिन जब विपदा आई तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ की शरण में चला जाता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बच्चे का हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को हृदय स्पर्शी जो स्नेह होता है उसकी पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, लेकिन जब उस पर विपदा आई, मुसीबत आई, तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उससे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए ही भोलानाथ अपनी माँ के पास चला गया। दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि हम उम्र बच्चे हों या बड़े हों, वह अपनी उम्र के लोगों के साथ ही रहना, वह अपनी बातें साझा करना, उनको सभी को अच्छा लगता है और करते हैं। इसी तरह से ही भोलानाथ था। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दी गई है। अटकन बटकन दही चिटाके बनफूल बंगाले। इसके बाद है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरा 100। चौथा प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? अंतर बताना है हमने। तो भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते हुए खुश होते। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री सब निर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी
उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग हैं। बच्चों द्वारा बारात का सवांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लीवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक और यहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना भी नजर आता है। कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलावे पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। उस समय का जो समाज था, ग्रामीण संस्कृति थी, हमारे गांव थे, उसमें और आज के समय में गांवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाप से घिरा कच्ची मिट्टी एवं शान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान दिखाई देते हैं। पहले कच्चे मकान होते थे, कच्ची मिट्टी के, और आज पक्के मकान हैं। पहले गांवों में भरे पूरे परिवार रहते थे, आजकल एकल संस्कृति। पहले कुल मिला के सभी लोग इकट्ठे रहते थे, लेकिन आजकल परिवार छोटे हो चुके हैं, एकल परिवार बन चुके हैं। अब गांवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट भी रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, अपने बारे में ही आपने लिखना है। तो प्रश्न संख्या 8, यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशवकाल, शिशुकाल था जो उसका का वर्णन किया है। भोलेनाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको परेशानी में देखा था। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है,
पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया जहाँ उसकी तड़फ एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। उसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की जहाँ अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर, जहाँ पीठ पर सवार होकर वे अपने माता पिता से रोध होकर जहाँ जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में अपना समय बिता देते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास महिला अंचल पठनीय है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो परीक्षा में आपके लिए लाभकारी